अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़ुमान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़ुमान टीवी वाशिंगटन। ज़ुमान टीवी वाशिंगटन का आज का प्रोग्राम एक बड़े ही अहम मौजू के ऊपर हम करने जा रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में हम ये बताएंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल की क्या कहानी है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर लिबरेशन सेल किस मकसद के लिए कायम हुआ, किस आइन, किस कानून, किस ज़ाब्ते के तहत कायम हुआ। और मेरे इस प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट होंगे, बैरिस्टर हमायूं नवाज़ खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है मुजफ्फराबाद से। और बैरिस्टर साहब का तारुफ ये है कि ये लंदन से फारुगुल तहसील हैं। इन्होंने वहाँ से पढ़ा और आज़ाद कश्मीर में ये प्रैक्टिस में हैं। और जो जजेस केस पिछले कुछ अरसे में सामने आया था, उसमें बैरिस्टर साहब बड़े अहम वकील साबित हुए। और मेरे पैनल के ऊपर दूसरे हैं राजा शाहिद लतीफ़ साहब। राजा शाहिद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और ये कॉलम नवीस भी हैं और स्टूडेंट लीडर भी हैं। तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो लिबरेशन सेल है, इस सेल के अंदर ये काम कर रहे हैं बहैसियत प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। और इनसे हम जानेंगे कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर होता है जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के अंदर, वो उसका काम क्या होता है, वो करता क्या है। और इस प्रोग्राम में नाजरीन हमने ये कहा था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो सेल के अंदर भर्तियां की हैं, उसके ऊपर हमने एतराज़ उठाया था कि वो आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत नहीं की गई। और इन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से रब्ता किया था। मगर उससे भी पहले मैं ये गुजारिश करूँ नाजरीन कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज 5 सितंबर 2020 को 396 दिन हो चुके हैं। इंसानी हकूक के अलमबरदारों और कश्मीर के मसला के वकील और फरीक की कावशें सब आपके सामने हैं। ऐसे में हमारी नजरें आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत पर लगी थी, और इसी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तारीख ने बेस कैंप की हुकूमत भी कहा। इस बेस कैंप की हुकूमत से जो उम्मीदें रियासत जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने लगा रखी थी, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट कितना पूरा उतरी। और आज का जो प्रोग्राम होगा, ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद के नुक्ता नज़र से नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के हवाले से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल पार्टी और आज जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, इन हुकूमतों ने इस अदारे को किस तरह चलाया, और किस तरह क्या इस इदारे को इन हर दौर की हुकूमत ने अपने मकासद के असूल में कामयाब हुई या नहीं हुई। तो नाजरीन, मैंने अपना पहली टेलीफोन कॉल की थी लिबरेशन सेल के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी लिबरेशन सेल को मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरी उनसे प्रोग्राम में मदऊ करने की जो गुजारिश थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और फिर उनका जवाब भी आपसे शेयर करूंगा। ये जो मेरी व्हाट्सएप कॉल मैंने की थी, उस ये पहले आप ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह अता साहब, वाशिंगटन से खुर्शीद ज़ुमान अब्बासी अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़ुमान टीवी यूएसए से। कल आपसे बात हुई थी और अभी तक आपका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो मैं परसों प्रोग्राम करना चाहता हूँ। अगर तो आप के इदारे को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर जब वन साइडेड अगर हम कुछ कह देंगे प्रोग्राम में, तो आप उसका शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके इदारे का मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल जो है, इसका क़याम जिस मकसद के लिए अमल में लाया गया था, उसकी कारकर्दगी हम आपसे जानना चाहते हैं। और ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं, आपको पता है डायस्पोरा का काम और कारकर्दगी। तो अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या उसके इदारे हमारे साथ इस तरह तावन नहीं करेंगे, अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे, तो फिर एक तो ये हमारे लिए दुख की बात होगी, और दूसरा
हमारे अदारे की ये पॉलिसी है कि हम बग़ैर सबूत के, हक़ाइक़ और दलाइल के कोई बात नहीं किया करते। तो अगर आपने नहीं भी आना तो भी हमें वजह बताई जाए, और अगर आपका कोई बंदा है तो उसको आप नामज़द करें, वगरना हम ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के हवाले से कर देंगे, और फिर आपको और वज़ीर आज़म फ़ारूक अहमद साहब को शिकवा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये मेरी रिक्वेस्ट थी सेक्रेटरी लिबरेशन सेल आज़ाद कश्मीर से। मैंने पहला मैसेज किया था डायरेक्टर राजा सजाद साहब को, और उन्होंने मुझे ये वापस जवाब दिया था कि हमारे अदारे के सरबराह सेक्रेटरी अदारा होते हैं, लिहाजा आप उनसे रब्ता करें। और इसके अलावा मैंने एक मीडिया डायरेक्टर हैं इनके, उनका नाम है सरवर गिलगिती साहब, उनको भी रब्ता किया। और इनके एक डीजी हैं, उनका नाम है फिदा कियानी साहब, उनको भी मैसेज किया। और इन सब साहिबान ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मुझे सेक्रेटरी अताउल्ला अता ने क्या कहा, ये भी आप क्लिप सुन लें और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अताउल्ला अता जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल के सेक्रेटरी के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। हुकूमत से मंजूरी लिए बगैर कोई सरकारी मुलाजिम अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, इस लिहाज से मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं कर सकता। अलबत्ता मंजूरी के बाद मैं बात कर सकता हूँ आपसे किसी भी हवाले से। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। अस्सलाम अलैकुम। जी नाज़रीन, ये जवाब था सेक्रेटरी लिबरेशन सेल का। और अगर आप इनके इस ऑडियो मैसेज को सुने तो इसमें साहिब मौसूफ कह रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब सेक्रेटरी के तौर पे बात करना या बहैसियत सेक्रेटरी बात करना, मेरी समझ में तो ये होना चाहिए था कि इन्हें बबांगे दाहुल कहना चाहिए था कि मैं सेक्रेटरी लिबरेशन सेल बात कर रहा हूं के तौर पे बात करना मेरी समझ से बालातर है। फिर नाजरीन, मुझे राब्ता किया गया ज़मान टीवी यूएसए के पेज के ऊपर। राजा शाहिद लतीफ़ साहब जो इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, यानी इतना बड़ा अदारा जिसके कितने डायरेक्टर, सेक्रेटरी और फलां 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 फलां, उन्होंने किसी ने हिम्मत नहीं की। मगर ये राजा साहब की रिक्वेस्ट मुझे मौसूल हुई, मैं सेक्रेटरी पे डालता हूं, पहले इसको आप देख लें। ये लिख रहे हैं जी कि मोहतरम चेयरमैन साहब, ज़मान टीवी यूएसए आपके प्रोग्राम कश्मीर लिंक में, और ये कश्मीर लिंक का हमारा प्रोग्राम कनाडा से होता है, इन्होंने कहा जी कि लिबरेशन सेल पे गुफ्तगू सुनी, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद है कि आप मौका देंगे राजा शाहिद लतीफ़। तो हमने राजा साहब को इस मैसेज के बाद कहा कि जी यू आर मोर देन वेलकम, कि आप ने बहुत ही अच्छी बात की, आप आए हमारे प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ दें। नाजरीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल का ये अदारा 1997 में कायम किया गया, 1987 में। और इस अदारे के जो मकासद इन्होंने बताए थे, वो 4 नकाती मकासद थे। मैं वो भी स्क्रीन पे डालता हूँ, आप उसको देख लें। आज के प्रोग्राम में आपको स्लाइड्स ज़्यादा मिलेंगी। मैंने स्लाइड्स का इंतखाब इसलिए किया कि ताकि मैं आपको मामलात जो है वो सही पैराए में आपके सामने रख सकूं, पेश कर सकूं। और ये जो है, ये मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये इदारे के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। ये आ गए नाजरीन, ये इस अदारे की लिबरेशन सेल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3(1) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल एक्ट, objectives of the Jammu and Kashmir Liberation Cell are here. Okay, ये कह रहे हैं जी कि to project Kashmir issue at a national and international level, कि मसला कश्मीर को ये अदारा उजागर करेगा कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पे। दूसरा इनका एम है टू टेक स्टेप्स फॉर एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान। तो फिर इनका तीसरा है to arrange the publication of the history of Kashmir liberation movement.
यानी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो तहरीक चल रही है, इसकी हिस्ट्री की पब्लिकेशन का ये अदारा काम करेगा। फिर ये इनका तीसरा मकसद बताया जा रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में है उसके हवाले से हम बताएंगे लोगों को। और ये अदारा जो है ये वर्क करता है एक थिंक टैंक के अंडर, और उस थिंक टैंक का भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन है और वो थिंक टैंक का करता क्या है। तो ये कह रहे हैं जी कि टू अंडरटेक सच अदर मैटर्स एज मे बी असाइन टू द सेल बाय द गवर्नमेंट। ये आ गया अदारा। अच्छा नाजरीन, जो मेरा इस अदारे के ऊपर एक पहला सवाल है, सेल, इसका नाम है सेल। सेल की जो डेफिनेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। सेल दो तरह के हैं। एक सेल होता है बायोलॉजिकल, यानी अगर आप बायोलॉजी के हवाले से देखें तो सेल की क्या तारीफ है। और दूसरा एक सेल होता है a small room in which a prisoner is locked up, यानी एक ऐसा सेल जिसके अंदर किसी को कैद कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे जाती तौर पे इस अदारे के इस नाम के ऊपर एतराज है कि लिबरेशन के लिए अगर हमने काम करना है तो लिबरेशन को हमने सेल में बंद नहीं करना। लिबरेशन के आज़ादी का मतलब क्या है? तो एक तो ये मेरा एतराज है कि ये इसका जो नाम है ये बैनुल अक़वामी मयार का नहीं है, और ये सेल का लफ्ज़ हटा के कुछ और चीज़ इसके आगे शामिल हो सकती है जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की समझ के लिए बायस अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये नाज़रीन मैंने आपको बता दिया कि मेरा सेल के हवाले से क्या कहना है। यानी अगर लिबरेशन को हमने सेल के अंदर बंद करना है तो फिर तो काम ना हुआ ना जी, फिर तो हम लिबरेट तो ना हुए, फिर तो हमने प्रिजन में डाल दी लिबरेशन। तो लिहाजा इसके ऊपर भी थिंक टैंक वाले इंटेलेक्चुअल्स को और ये जो 46 इन्होंने बंदे भर्ती किए हैं या जो डायरेक्टर्स वहां बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वो हिस्ट्री भी लिखेंगे। तो जरा इस हिस्ट्री को पहले ठीक करें ना, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपका काम कब कैसे और क्या था। ये हो गया नाजरीन। अब मेरे पास और भी स्लाइड्स हैं। अच्छा, एक और मजे की चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, फिर मैं सवाल करने जा रहा हूं बैरिस्टर साहब से। ये एक नोट लिखा हुआ है राजा असलम साहब की तरफ से। वो कहते हैं जी, लगता है अदारे के लिए अच्छा ना है कि अब इस पे मौकफ भी देना मुश्किल है और कोई काम खुल जाएगा। ये राजा असलम साहब हैं, ये डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं लिबरेशन सेल के अंदर, और ये मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं राजा साहब। ये इनकी तस्वीर है और ये इनका मौकफ है एज अ डायरेक्टर, उस इदारे के डायरेक्टर के तौर पे। तो अब आते हैं नाजरीन इस इदारे की लिबरेशन सेल की जो वेबसाइट है। यानी ये 46 अफराद भर्ती हो गए और इन 46 अफराद में IT का कोई बंदा नहीं है जो कम से कम वेबसाइट को इंटरनेशनल मयार के मुताबिक बना के हमें दिखा सके। और ये इनका शुगल देखें जरा। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर है और मंसूर कादर डार साहब जो चले जा चुके हैं, अब सेक्रेटरी नहीं है अदारे के। आप इनकी कारकर्दगी और काम देखें ना, ये किसी और अदारे में चले गए या क्या हुआ इनके साथ। और मौजूदा सेक्रेटरी जो सेल हैं वो है अताउल्ला अता साहब। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर इनका अदारा काम करता होता तो सबसे पहले तो वो कम्युनिकेशन का जो टूल्स है उसको मौसर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते, ताकि ये इनका जो एम्स है, एम्स के अंदर ये कह रहे हैं कि ये नेशनली और इंटरनेशनली मसला कश्मीर को उजागर करेगा। अबे भाई, आपसे तो अपनी वेबसाइट मेंटेन नहीं होती, तो नेशनल और इंटरनेशनल तो बाद की बात है। पहले जब जो आपका सेक्रेटरी बदला, इसकी तस्वीर तो बदला के दिखाओ मुझे। 46 बंदे और हर एक को आप जनाब खुश करते हो, जो आया भर्ती कर लिया। FA पास आप DG लगाते हो ग्रेड 20 के अंदर।
तो डीजी साहब को तो वेबसाइट खोलनी भी नहीं आती होगी अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में शरीक होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि थोड़ा सा मैंने स्टार्ट दिया है बैरिस्टर साहब, ताकि लोगों को पता चले कि आगे प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारी स्लाइडें हैं, आगे चलती रहेंगी प्रोग्राम में साथ साथ। तो बैरिस्टर साहब, राजा शाहिद लतीफ़ साहब का राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी इन्होंने ज्वाइन बैक किया है। अब इन पे बाद में जाते हैं, पहले हम बात करते हैं कि ये अदारा 1997 में एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये कायम हुआ था, और फिर चलते चलाते इसने तरक्की कर ली, और इसकी तरक्की का खमियाजा ये हुआ कि 2014 में इसका बाकायदा एक्ट आ गया। तो इस एक्ट की जो बैरिस्टर साहब, इस एक्ट के जो आर्टिकल्स हैं मैं आपसे जानूंगा, उसके ऊपर हम पहले, अब क्योंकि राय साहब का राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था, ये जो इसका एक्ट है, लिबरेशन सेल का एक्ट, इसका आर्टिकल 2, 3, 4, इसके ऊपर थोड़ा आप रोशनी डालें। उसके बाद मैं शायद लतीफ़ साहब से बात करूंगा कि ये जो एक्ट है लिबरेशन सेल का, इसकी सब सेक्शन कहें या आर्टिकल कहें, ये आप ही बताएंगे कि इसको क्या कहना चाहिए। लिबरेशन सेल के एक्ट की मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 2, 3, 4 की थोड़ी सी आप वजाहत करें, और इसके जो पैराग्राफ ए है, ए के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है काउंटर जनरल। अच्छा जी, काउंटर जनरल का लफ्ज़ यहाँ किस मंतक के तहत इस्तेमाल हुआ? मोस्टली आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के एक्ट जो हैं वो कापी पेस्ट होते हैं, आपको पता है बैरिस्टर साहब। तो ये शायद कापी पेस्ट करते वक्त किसी माहिर से गलती होगी। एक तो इसके तज़किरा मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों है, तो जरा रोशनी डालिएगा कि आर्टिकल 2, 3 और 4 क्या कह रहा है। शुक्रिया बासी साहब। इसमें जो पहले आपने फरमाया कि 1987 में इसका जो वजूद आया, वो जो इसका वजूद माज़े वजूद में जब ये आया तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आया, जिसका जिक्र इस एक्ट में मौजूद है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। जहाँ तक आपने फरमाया कि ऑर्डिनेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑर्डर से, और उसके बाद तीसरी जो फॉर्म होती है वो एक्ट होती है किसी भी लेजिस्लेशन की। इट वाज ओनली एन ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश अ सेल। इसी से आपकी उस क्वेरी का भी आंसर किसी हद तक हो जाता है कि सेल शायद क्यों रखा, कि वो एक बड़ी ही माइनर लेवल पे इन्होंने एक सेल बनाया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, और उसमें ये लिखा कि जी ये कश्मीर की लिबरेशन की कॉज के लिए कुछ जो मकासद हैं उनको पूरे करने के लिए इसको बनाया गया। तो एनीवेज ये इस ऑर्डर के तहत बना। अगर ऑर्डिनेंस के तहत बनता तो ऑर्डिनेंस की लाइफ सिर्फ 120 दिन होती है, वो उससे ज़्यादा चल ना पाता, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, लिहाजा वो उसके तहत चलता गया, 2014 तक चलता गया, जब जाके इसका एक्ट बना। और जब एक्ट बन गया तो एक्ट के तहत ये एक फुल फ्लेज इदारा बन गया, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई विच कैन सू एंड बी सूड, और एक उसका लीगल स्टेटस बन गया 2014 में। जो एक्ट होता है उसके प्रोविजंस को हम सेक्शंस कहते हैं, और उसमें को आर्टिकल नहीं कहते हैं ना ही और कोई चीज़ कहते हैं, उसको सिर्फ सेक्शन कहते हैं। आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के होते हैं। तो इसके सेक्शंस हैं जो आपने रेफर किए। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके सेक्शन 2, 3, 4 इस पे ज़रा देखा जाए। पहले तो सेक्शन जो इसका 2 है वो तो स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का दायरा इख्तियार ही आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसकी एक्सटेंशन भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तक ही होगी। भाई साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं बिल्कुल सुन रहा जी, मैं खामोश इसलिए होता है कि कंटिन्यूसली आप एक्सप्लेनेशन जी जरूर। थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी का प्रॉब्लम है। सेक्शन जो 2 है जिसमें आपने फरमाया कि अकाउंटेंट जनरल, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्लॉज होती है कि जो भी अल्फाज स्पेसिफिक अल्फाज इस कानून में इस्तेमाल होने जा रहे हैं उनसे मराद क्या होगी, उनको डिफाइन किया जाता है। हमारी लैंग्वेज में इसको डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं।
और इसमें अकाउंटेंट जनरल को डिफाइन इसलिए किया कि आगे चल के आपने इस एक्ट में पढ़ेंगे कि बहुत सारे मुलाजमीन को भर्ती किया जा रहा है इस एक्ट के तहत, और उन लोगों के जो तनख्वाहें वगैरह हैं वो सारी अकाउंटेंट जनरल के से ही आनी है। तो लिहाजा इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अकाउंटेंट जनरल वो अकाउंटेंट जनरल है जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंटेंट जनरल है। और जिस तरह बाकी सारे सरकारी मुलाजमों को एजी ऑफिस से पेमेंट्स होती हैं, इसी तरह इन मुलाजमीन को भी एजी ऑफिस से होंगी। तो ये उस इनामली को क्लियर करने के लिए उन्होंने अकाउंटेंट जनरल की डेफिनेशन डाली। और इसी तरह बाकी डेफिनेशंस भी जो भी वो तमाम अल्फाज और तमाम टर्म्स जो इस एक्ट में यूज हो रही हैं आगे किसी ना किसी सेक्शन में, तो उनको डिफाइन किया गया है। थर्डली, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल, जो आपने अपने इंट्रो में बता भी दिया, यही कॉपी की हुई है वेबसाइट पे भी सेल वालों ने, और वही जनाब ने बता भी दी वहाँ पे। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं सेक्शन 3 में। और फिर सेक्शन 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, बेसिकली ये ऑपरेट कैसे करता है, वो थ्रू बोर्ड करता है, और उस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है सेक्शन 4 के तहत, जिसमें उन्हें कह दिया कि चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इसी तरह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो उसके वाइस चेयरमैन होंगे, और चीफ सेक्रेटरी मेंबर, सेक्रेटरी SNGAD मेंबर, सेक्रेटरी फाइनेंस मेंबर, और सेक्रेटरी सेल जो हैं वो उसके सेक्रेटरी भी हैं बोर्ड के और मेंबर भी हैं। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ये बता दी गई इसमें। अच्छा अच्छा बैर साहब, एक और बड़ी दिलचस्पी मैं आपकी गोश्त करूं कि इस इदारे का वाइस चेयरमैन कोई नहीं है। मैंने उसको बड़ा ढूंढा कि मैं उसको लेके आऊं अपने प्रोग्राम में, मगर मुझे जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल से बताया गया कि जी इसका वाइस चेयरमैन कोई नहीं है, सिर्फ चेयरमैन है। तो चेयरमैन साहब तो खैर उनकी और बड़ी मसरूफियात है। उनका चेयरमैन का काम है बंदे लगाना, आइन और कानून और ज़ाब्ते से हटके, एक्ट से हटके। तो मैंने सोचा शायद कोई वाइस चेयरमैन हो जो मुझे मिल जाए, उसको मैं पूछ लूं, मगर वो बताया ये गया कि इस एक्ट के तहत वाइस चेयरमैन कोई नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी खिलाफ वर्जी की है मौजूदा गवर्नमेंट ने, और इसके ज़ाब्ते क्या बता रहे हैं, और इसमें जो सिलेक्शन का तरीका है आगे चल के थोड़ा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब मैं आगे चलता हूं जी कि राजा शाहिद लतीफ़ साहब इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल को। राजा साहब, वेलकम टू द शो। आपके सेक्रेटरी नहीं आए, डायरेक्टर नहीं आए, वाइस चेयरमैन कोई अदारे का है नहीं, चेयरमैन रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास तो इतना वक्त नहीं होता। तो ये जो आप सेल के अंदर काम करते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के तौर पे, ये क्या चीज होती है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद-उज़्ज़मान अब्बासी साहब, चेयरमैन ज़मान टीवी, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। आपका जो पहला सवाल ही बड़ा हार्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ये 1997 में इसका इजरा हुआ, इसका बुनियादी मकसद सेल का ये था 1987 में हुआ है राजा साहब। 1987 में हुआ है। आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें जी। सॉरी। तो बुनियादी मकसद ये है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम जो फौजी हों या वहाँ की हुकूमत को या दीगर मजालिम हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करना और उसके सदेबाब के लिए अपने तय कोशिश करना, ये इसका बुनियादी थीम है। जिस तरह आपने पहले भी बताया, हम लोगों का काम ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी जुल्म ज्यादती होती है, जब उसके खिलाफ एजिटेशन करते हैं, यहाँ पे मुजाहरे होते हैं, उसको मैनेज करना, उसको अरेंज करना और फिर उसको पूरी दुनिया में एक्सप्लॉइट करना, वो प्रोपेगेंडा मस्बत शक्ल में हो या मनफी शक्ल में हो, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। अब फ़र्ज़ करें जिस तरह के कर्फ्यू के जो इतना टाइम गुजर चुका है, तकरीबन ये इस कर्फ्यू का टाइम जो है तकरीबन 396 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान डे फर्स्ट से लिबरेशन सेल ने अपने तौर पर अपनी पॉलिसी के तहत अपने तौर पर इसके खिलाफ एहतजाज किया, मुख्तलिफ फोरम पे उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी
मतलब 5-6 अगस्त को इन्होंने स्टार्ट किया था, तो 5 अगस्त 20 को हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसमें एजुकेशन किया है। मेरा माधव के साथ मेरा सवाल ऑर्गेनाइजर की डिस्क्रिप्शन है, ये नहीं पूछना मैंने आपसे कि सेल कर क्या रहा है, वो मेरा काम है, मैं फाइंड कर लूंगा। आपको मैं वही बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर का ही बता रहा हूँ कि 5 फरवरी को हमने इधर एजुटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया, वहाँ के लिए बंदे लाना, उनको सबको मुनज़्ज़म रखना, उसमें मकबूजा कश्मीर के जो माजरीन है वो शामिल करना, उनको प्रोटेस्ट वाले एरिया में लाना। यूएनओ ऑफिस के सामने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने करारदाद पेश की जिसमें अपोजिशन समेत सारे लीडरान मौजूद थे, और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने जॉइंट सेशन से खिताब सिर्फ इसी एक इशू पे किया। ये तो असेंबली का बड़ा फोरम है, वो तो ऑर्गेनाइज हमारा काम नहीं है, लेकिन जो रोड स्ट्रीट पे एजुटेशन होती है उसके लिए तमाम जुमला लवाजमात लिबरेशन सेल के बिहाफ पे, उनकी एक्सट्रैक्शन पे जो उनका प्लान होता है वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हमने उसको किस तरह कामयाब बनाना है। ये प्रोग्राम सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का ये काम है। अच्छा, यानी आप लोगों को लाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल कराते हैं उनको, मगर ये तो आपके इदारे के एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, वहां तो कुछ और चीज लिखी हुई है। तो क्या ये इदारा एक्ट के ताबे उसी तरह चल रहा है जो डिफाइन है, आप समझते हैं? सर इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी इसमें जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो होने वाले मजालिम है उनको हाईलाइट करना है। अब उनका बुनियादी जो मुझे तरीकाकार है वो, राजा साहब मुझे तो कोई हाईलाइट नजर नहीं आया किसी जगह आज तक, न किसी मीडिया में कश्मीर लिबरेशन सेल की कोई खबर मेरी नजर से गुजरी, और ना आपकी वेबसाइट तो इदारे की है ही नहीं है, उसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी के फोटो के अलावा कुछ नहीं है, तो वो तो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा, थोड़ा आप रिव्यू कर लें, एक बार सोच लें। एक बात कर जाऊं कि आप हमारे जो जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने उसको लाइव रिकॉर्ड करके उसको रिलीज़ किया है, जो कि पाकिस्तान के जितने भी चैनल थे, जिनमें इवन देन के बीबीसी ने भी वो रिकॉर्ड किया हमारा एजिटेशन, और इसके साथ साथ जी टीवी पे भी वो हमारा प्रोटेस्ट चला है, जो कि हमने खुद बाद में उसकी जो कॉपियां देखी हैं। अब ये कहना कि आपने नहीं देखा, शायद आपने अपनी किसी मुसफ़ियत या और की वजह से ना देखा हो, आप अमेरिका में बैठे हैं और आपके वहाँ और भी बहुत सारे मामला हैं। आते हैं आपकी तरफ, आएंगे अभी डिटेल से, आपसे और भी बातें मालूमात लेंगे हम। तो अभी बैर साहब, पहले मैं अपने नाजरीन को एक लिस्ट दिखाता हूँ जो भर्तियां हुई हैं इस अदारे में, इस पे ज़रा नज़र दौड़ाइएगा नाजरीन। ये वो लिस्ट है जिसके टॉप के ऊपर लिखा हुआ है फिदा हुसैन कियानी, DG-B-20। इनकी तनख्वाह है जी 1,17,427। इनका ताल्लुक है बिम्बर डिस्ट्रिक्ट से, ये ग्रेड 20 के हैं और की तालीमी काबिलियत इनकी FA है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब आप देख लें, मयार भी देख लें, भारती भी देख लें, ग्रेड इनका 20 है और तालीमी काबिलियत इनकी FA है। तो ये FA वाला DG करेगा क्या कश्मीर के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, तहरीक या तारीख के हवाले से? और इनको भी मैंने मैसेज किया था, इन्होंने भी मेरा जवाब नहीं दिया। ये 20-20 और 1,17,427 रुपए लेके तो इन्होंने इतना गवारा नहीं किया कि ज़मान टीवी पे जाके अपने अदारे को डिफेंड कर सकें। उसके बाद आ जाता है जी सरदार शफकत खान साहब। अभी यहां आप इनकी टेक्निकलिटी देखते जाएं, मीडिया कंसल्टेंट, तनख्वाह इनको मिलती है जी 50,000 और ताल्लुक है इनका पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, तो कहीं से ये रिटायर्ड स्टाफ ऑफिसर हैं, यानी एक बार पहले इन्होंने कहीं नौकरी की हुई है और उसके बाद इन्होंने कश्मीर सेल में
आगे भर्ती होना मुनासिब समझा। उसके बाद आ गया जी नुसरत शनाज दुरानी साहिबा, डायरेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन। यानी आप ओहदे की क्रिएशन देखें, इतना बड़ी डेस्टिनेशन, और उसके आगे तनख्वाह 50,000, ताल्लुक है इनका मुजफ्फराबाद से। क्वालिफिकेशन अल्लाह जाने इनकी, ये शायद एफए मैट्रिक भी ना हो, मगर जब आप ये बीए हैं, मगर इधर लिखना भी चाहिए ना, इधर होना चाहिए। मैं तो वो बात करूंगा जो मेरे पास मौजूद है। अच्छा राज साहब, जब तक आपसे मैं सवाल ना करूं आपने नहीं बोलना, ताकि मेरे नाजरीन गौर से इस लिस्ट को देख सकें। उसके बाद आ जाता है जी मोहम्मद फरीद खान साहब, पब्लिसिटी कंसल्टेंट, और उसके आगे ला लिखा हुआ है। इनको 50,000 मिलता है जी। ये मुजफ्फराबाद से हैं और ये BA LLB हैं। उसके बाद मोहम्मद शबीर राजौरवी, पब्लिसिटी कंसल्टेंट, ये 40,000 रहते हैं जी, और ये मीरपुर से हैं और तालीम इनकी काबिलियत है मैट्रिक। और उसके बाद अतर मसूद वानी साहब हैं, ये पब्लिसिटी कंसल्टेंट है, 60,000 रुपया ये लेते हैं, और ये रेफ्यूजी हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, और इनकी तालीमी काबिलियत है जी FA। उसके बाद नाज़रीन इस लिस्ट के 7वें नंबर को आप गौर से देखिएगा और आप हैरान और शश्तर रह जाएंगे कि मुंशी खान साहब जो हैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ओवरसीज हैं, और ये इस लिबरेशन सेल से 40,000 रुपया माहाना लेते हैं, और बैठे हुए कहाँ हैं? लंदन के अंदर। नाजरीन आपने मुझे सुन लिया कि मुंशी खान साहब लंदन में बैठे हुए हैं और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर इनका ओहदा है, और 40,000 इनको जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल तनख्वाह देता है। कोटली से इनका ताल्लुक है, तालीमी काबिलियत BA है, और मुझे नहीं पता कि लंदन में ये कहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते होंगे। और फिर सितम ज़रीफी ये है कि ये मेरा ख्याल है 40 पाउंड भी नहीं बनते होंगे, मुझे नहीं पता, 40-50 पाउंड ही होगा ये 40,000। तो ये भी उस खजाने के ऊपर जो है बोझ बने हुए हैं। उसके बाद आ गए हमारे पास M खुर्शीद खान साहब, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। अच्छा ये देख लें, जैसा मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन, ओ मेरे मौला, और उसके आगे जाके कोई तालीम नहीं, कोई अता नहीं, पता नहीं कौन है क्या। अभी राजा साहब उनकी तरदीद कर रहे हैं कि जी वो BA हैं। चलें, अच्छा ये इन साहब को देखें जी, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, 40,000, बाग से इनका ताल्लुक है, और आपने देख लिया सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, तालीमी काबिलियत मैट्रिक के साथ। जुल्फिकार हुसैन शाह साहब, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, 40,000, कोटली, इनकी तालीम का कोई पता नहीं है। और उसके बाद मुश्ताक अहमद डार साहब हैं जी, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर। वाह जी वाह। अब आप देखें एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने नाम कैसे निकाले हुए हैं। इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से, तालीमी काबिलियत इनकी मैट्रिक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं जी शहजाद अहमद राजा साहब, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, सोशल मीडिया। अच्छा जी ये टर्म देखें, बंदा एडजस्ट करने के लिए सोशल मीडिया का ऑर्गेनाइजर भी डाल दिया इसको, और ये 40,000 लेते हैं, कोटली से हैं, LLB हैं। और फिर आ गया जी शिराज गुल साहब, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, सोशल मीडिया, मुजफ्फराबाद, और आय काम किया हुआ है इन्होंने। फिर इम्तियाज अहमद खान साहब हैं, सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, सोशल मीडिया / कोऑर्डिनेटर, पता नहीं APHC, ये मेरा ख्याल है आर पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कोई साहब हैं। 40,000 ये भी ले लेते हैं। बाग से इनका ताल्लुक है, तालीमी काबिलियत का पता नहीं, भारतीय इनको किया गया था 6/7/2020 को। उसके बाद मरियम जमान, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, लेडीज। अभी तनख्वाह थोड़ी डाउन होती जा रही है, आप ग्राफ देखें ना। यानी एक तो होता है ना कोई पे स्केल हो, उसके तहत पता चले कि किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, बजट कैसे कंट्रोल होगा। अभी आप देखें जो टॉप के ऊपर FA वाला बंदा है वो ले रहा है 1,17,427 FA के साथ, और BA
LLB वाला ले रहा है 50,000 और फिर मैट्रिक वाला 40,000 ले रहा है। यानी ये ऐसा लगता है जैसे कोई दुकान है और उसमें हर आइटम का अपना अपना प्राइस लगी हुई है, टैग लगा हुआ है प्राइस का। उसके बाद हमारे साथ आ जाए जी मरियम जमान, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर लेडीज मुजफ्फराबाद। ये MA है, डायरेक्टर जनरल FA है और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर लेडीज MA है और इनको मिल रहे हैं 30,000 रुपए। और फिर आगे जी आगे उसकी मेरे ख्याल है साजिदा राशिद, ये भी लेडीज ऑर्गेनाइजर हैं, सिद्धनोती से इनका ताल्लुक है, ये मास्टर हैं। यानी अगर आप यहाँ मेरिट, आइन, कानून, ज़ाब्ते की अगर पामाली देखें तो कॉमन सेंस भी ये कहता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। रूल्स तो बड़ी बात है, रूल्स को तो यहाँ टोटली नजरअंदाज कर दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाती है जी नसरीन अब्बासी साहिबा, 30,000 लेती हैं, LLB है। और उसके बाद आ जाते हैं जी आयशा असलम, 30,000 भिम्बर, मास्टर किया हुआ है। और फिर गजाला बीबी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर लेडीज, 30,000 लेती हैं। ये जेवी क्या है राजा अपना? जेलम वैली। अच्छा, तो ये जेवी भी हर बंदा नहीं समझ सकता। तो उसके इनकी काबिलियत है जी FA, जिसने लिस्ट बनाई है उसने भी बड़ी अपनी महारत दिखाई है। उसके बाद आ गया जी उज़मा शिरानी एडवोकेट साहिबा हैं जी, 30,000 शीरी। ओके, अच्छा, ये है जी इन MA LLB हैं और इनको 30,000 मिलता है। तो FA वाला DG लेता है 1,17,427। अब मैं डालता हूँ जी लिस्ट का दूसरा हिस्सा। इस पे थोड़ी सी बात अब्बासी साहब, इस पे थोड़ी अगर बात हो जाए। अभी नहीं, मेरा तबसरा पूरा होने के बाद आप बोलेंगे, उससे पहले दूसरे पेज पे अलग रखते हैं ना मुझे आप बिल्कुल, आपको मैंने बुलाया ही बोलने के लिए। अभी आपका इम्तहान तो लिया ही नहीं मैंने, अभी आप रेडी हो जाए इम्तहान के लिए। उसके बाद आगे जी साजिदा अहमद सुलेरिया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, अभी रेट डाउन होना शुरू हो गया। यानी इसका प्राइस टैग 20,000 का लगा हुआ है। इनकी तालीमी काबिलियत है जी मैट्रिक। फिर आ गए तारक फारूक साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, 20,000 इनकी तनख्वाह है, काबिलियत है मैट्रिक और जेवी से इनका ताल्लुक है। अभी राज साहब ने बताया जेवी जेलम वैली को कहते हैं जी। सरदार वसीम नसीम साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सिद्धनोती, BA LLB, इनको 20,000 मिलता है जी। आगे चले आजर इशफाक साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। फिर तारक महमूद साहब हैं जी, अभी इस लिस्ट में सारे 20,000 वाले हैं जी। और आगे देखें, ये काफी लंबे कारस्तानी है ये। अच्छा, मैं आपको एक और इससे भी खूबसूरत बात बताता हूँ, फिर मैं राज साहब आपसे भी बात करने वाला हूँ। ये एक साहब हैं जी शफकत अली चौधरी साहब, ये डायरेक्टर हैं कल्चर एकेडमी के। और चौधरी साहब का लिखा हुआ है जी कि ये उम्मीदवार है खावड़ा से और ये डायरेक्टर हैं एकेडमी में लगे हुए। नाजरीन, एकेडमी जो है वो लिबरेशन सेल का ज़ैली अदारा है और ये उसके डायरेक्टर हैं। और ये अपनी गाड़ी में चलाते हैं इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि अभी साल रह गया ना इलेक्शन आने को, तो तनख्वाह ये ले लेते हैं सेल से, कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये अपने हल्के में जाके 1.5 लाख रुपए रहते हैं। गाड़ी ये जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की यूज करते हैं और मौजा ही मौजा ये ऑर्गेनाइज करते हैं जी कल्चरल प्रोग्राम अपने हल्के में जाके। अच्छा, उसके बाद हम आपको अगली बात दिखाएंगे। नाजरीन जुड़े रहिएगा, आज बहुत मजा आएगा आपको। और ये आफ्ताब सदीक साहब, मीडिया कंसल्टेंट, ये वो मोतबर नाम है जो उस लिस्ट से मुझसे मिस हो गया था, तो फिर मैंने इस नाम को भी आपके सामने रखने के लिए अलग से ये स्लाइड बनाई। अतीक सोदोजई साहब मीडिया कंसल्टेंट हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर के। इन दोनों के अस्माए ग्रामी उस लिस्ट मुकद्दसा में नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से इसकी स्लाइड बनाई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं।
आपको ये दिखाते हैं कि ये स्लाइड में मैंने क्या कहा है। ये स्लाइड कहती है जी कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2003 में मंजूर अहमद गयूर केस में सेल की तमाम असामियों के कवायद बनाने का हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के मुताबिक ऑर्डिनेंस 2010 में जारी हुआ और 2014 में एक्ट में मंजूर हुआ। ये बैरिस्टर साहब आप भी जरा इसको देख लीजिएगा। अभी हम आगे चल के एक सवाल इसके ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, इसमें मैंने कहा है जी कि क्या स्वाबदीदी असामियों पर तकर्रियां अदालती फैसलों और सेल एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है। राजा फारूक अहमद साहब, आपकी हुकूमत ये दावा करती है कि गुड गवर्नेंस और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया और उसमें आपने ये दावा कर रखा है कि जी कोई भी तकर्री जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता और ज़ाब्ते से हटके नहीं होती। फारूक अहमद साहब, एक नज़र इस स्लाइड के ऊपर भी मारना जब प्रोग्राम देखेंगे। मेरा आपसे झगड़ा नहीं है, आप रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मेरा आपसे सवाल है और मेरे सवाल का जवाब देने के आप पाबंद हैं क्योंकि मेरे आसी शहरी हो। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी थोड़ा आगे जाके। ये जब हमने दिखा दिया, अगली स्लाइड के अंदर एक और सवाल मैंने उठाया हुआ है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल कवायद के मुताबिक ग्रेड 16 और बाला तकर्री बदिया पब्लिक सर्विस कमीशन होगी और ग्रेड 17 और बाला के बराबर तनख्वाहों वाले जाती पसंद पर क्यों लगाए गए? इसका जवाब रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव को, आवाम को भी देना है। इसका जवाब रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस दुनिया से जाने के बाद भी देना पड़ेगा और एक और दिन अदालत लगेगी जिस अदालत को रोज़े महशर की अदालत कहते हैं। तो फारूक अहमद साहब, इसको भी मेरे सवाल को आपने एक नजर देखना है। मेरे बड़े भाई साहब, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मेरा काम है आपसे सवाल का जवाब लेना। अगर आप इसको कोई साजिश समझें, गुस्ताखी समझें, तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि आप जब असेंबली में तकरीर करते हैं आपके आंसू देखता हूं मैं, और जब आप ये बात सुनाते हैं कि मेरा दिल करता है मैं अभी पार चला जाऊं। पार वाले, आप पाकिस्तानियों को कहते हैं कि पार वाले खिड़की खोल के कहते हैं किधर है पाक फौज। वो बड़े भाई, वो पाक फौज क्या, ये लिबरेशन सेल का तो आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया हुआ है। ये तो मैं आपको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातों जिन्होंने ये सेल बनाया हुआ है और वक्तन फक्तन उसने इस सेल को हेड किया, सरदार अतीक इसका हेड रहा, चौधरी मजीद इसका हेड रहा और आज प्रेजेंटली आप इसके हेड हैं। ये तो आप सब जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को धोखा दिया हुआ है, एक्सेशन टू पाकिस्तान। तो ये धोखाधड़ी बंद करें और जब आप रोते हैं तो आप उन आंसुओं का ही ख्याल रखें और ये इंसाफ आपको करना है रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते कि रियासत का एक मास्टर डिग्री सड़कों पे धक्के खाए और फारूक इधर से वाकफियत रखने वाला या आपकी काबीना के वजीरों का चेता मैट्रिक वाला जाके 1 लाख 1.5 लाख पे लग जाए। फारूक साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा। और अब आते हैं नाजरीन, ये मैंने आप सब कुछ ज्यादा नहीं, ये ज्यादा हो गया ना अब। नहीं, अच्छा, वन बाई वन अगर हम करते जाएं तो राज साहब, ये 3, 4, 5 सवाल इकट्ठे हो गए तो फिर इसका जवाब जरा मुश्किल हो जाएगा। आप है ना जी, आप डिफेंड करेंगे ना अदारे को। मैं कहता हूँ ना कि आपका पहले मैं चाहता हूँ लिस्ट वाले पे बात हो जाए, फिर जो दूसरी स्लाइडों पे बात हो। नहीं, मेरा मौका फायदा हो जाए ना। लिस्ट पे तो सेक्रेटरी सेल को करना चाहिए था ना, उनको तो आपने भर्ती तो नहीं किया, आप तो खुद भर्ती हुए हैं फारूक साहब के कहने पे। तो मैं आपकी बात को तो अथॉरिटी नहीं मानूंगा ना। आपसे मैं तो अपना अथॉरिटी वाली बात नहीं, अपना मौकफ देने के लिए बैठा हूँ। सर,
सर मेरी गुजारिश ये है कि आपकी पहले एक टॉपिक पे बात खत्म हो, उसका राइट लेफ्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट हो, तो ये क्या ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। एक मिनट, आप सर इसके ऊपर जवाब देने की अथॉरिटी नहीं है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा इसका जवाब, आप नहीं, रुकिएगा। जो आपने लिस्ट वाली बात की है ना, राय साहब, लिस्ट राजा सर साहब सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, प्रोग्राम लाइव है, इसके अंदर जी हम सर एथिक्स का ख्याल रखते हैं। सर मैंने सर आपकी तकर्री को चैलेंज किया है लिस्ट के अंदर, इसीलिए तो मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव को कह रहा हूं उसने आपको गलत तकर्र किया है, और आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं कि आपकी तकर्री सही है। मैं ये तो तो डिबेट नहीं है। ना 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 ना, बैठिएगा। मैं आपको मेरा मौक़िफ़ सुनना चाहिए ना। ना ना, मैं आप उसे गलत कहें या मैं सही कहूँ, ना 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 इसका ना तो फैसला थर्ड पार्टी आप करेगी। नहीं, बैरिस्टर मायूं साहब बोल सकते हैं उस पे। ना ना ना, बैरिस्टर आपको छोड़ा, मैंने तो सेक्रेटरी सेल बुलाया था, किधर भाग गया? एफए वाला सेक्रेटरी साहब डीजी, का एफए वाला इसमें मेरा डीजी कहाँ है? डायरेक्टर जनरल। मैं यही तो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि एफए वाला डीजी क्यों हुआ है, एमए वाला स्टेट डिस्ट्रिक्ट अफसर क्यों हुआ है, ग्रेजुएट वाला सीनियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर क्या, ये तो आप सुनना चाहिए ना, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। ना ना ना, देखिए अब ना, जब जब आपको मैंने मुतनाज़ा हैसियत दे दी, तो उसके सर बाद मैं आपसे मौक़िफ़ लेने में अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। 1 मिनट आप नहीं दीजिएगा, नहीं, आपके लिए। इसमें अच्छा, इसमें देखें ना, आप मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपका मुतनाज़ा है, तो मुझे अपनी बात तो करनी चाहिए ना, ये हाँ, चले क्लियर सर, करने के लिए। जल्दी से आप करें, ये फिर आपके ऊपर एक बड़ा वज़नी सवाल आ रहा है, जल्दी करें। वेलकम सर। बात ये है कि सेल में इस वक्त दो हिस्से हैं, एक है गवर्नमेंट सर्वेंट का, एक है स्वाबदेही सर्वेंट का। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पीएससी का मुकम्मल सेटअप बना है, रूल्स बने हैं और उसके तहत तकर्रियां होती हैं। ये स्वाबदेही पोस्टें जो होती हैं ये उन लोगों को दी जाती हैं जो जो मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी पाबंद हो गए हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं पाबंद हुकूमत का नहीं हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़ ना बयान करूँ। यही फ़र्क है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इतना खुल के काम नहीं कर सकता जितना हम स्वाबदेही ओहदे वाले कर सकते हैं। अब आपने इसमें 2-3 पॉइंट उठाए हैं कि एफए वाला अपना डीजी लगा है। अब फदा यानी कि मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं, ये सियासी कारकुन है। इस काम के लिए एक सियासी कारकुन ही मौसर और बेहतरीन अंदाज में काम कर सकता है, और उस तनख्वाह ऊपर नीचे होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपने ये कहा कि अब एक एमए के मुकाबले में अगर एक एफए वाले का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ तालीम के बजाय एक्सपीरियंस को देखा जाता है। फिदा के यानी का बेहतरीन समाजी, सियासी और तहरीकी आज़ादी के लिहाज से एक्सपीरियंस है, ये वो आप अपना झूठ मौक़िफ़ बोल रहे पेश कर सकता है। हैं साहब, दूसरी बात, सुने, एक गुजारिश में और कर, एक गुजारिश के लिए टाइम दें। आपका ये जवाब झूठ है, इसलिए झूठ है कि आप आप उसको फिदा कियानी के ब्याह पे मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में बात नहीं कर मैं सकते। यू कैन नॉट, यू कोई आप लॉजिक नहीं उसको है, कह सकते हैं, कोई आप उसको लॉजिक कह नहीं सकते हैं, है राय नहीं आप साहब। उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं जो बयान करना चाहता हूँ, फिर अच्छा, मुझे आपने आप फिर रुकिएगा, मैं मैं रुकिएगा, मैं रुकिएगा। मैं गुजारिश करूँ, मैं ना ना गुजारिश करूँगा। ना ना, आपकी अच्छा गुजारिश ले रहा हूं मैं। जी जी, जब मैंने फिदा कियानी जिसकी आप तारीफें कर रहे हैं, वो क्यों मैं नहीं आया? तारीफ नहीं कर रहा, मैं ना ना, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। आप बैकग्राउंड उसे मुझे तारीफ उसका समझें बैकग्राउंड, या मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट इस मैं बैकग्राउंड। वो मैं रियासत, मैं वो आपको स्वाबदेही पोस्ट की रियासती जो राय क्वालिफिकेशन साहब, है वो बता रहा हूँ आप कि स्वाबदेही पोस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए ये है कि आपको मुतारक सियासी कारकुन होना चाहिए, तहरीक आज़ादी के साथ डिवोटेड होना चाहिए, क्या और पता है बेहतर तारीख। और मौसर अंदाज में आप बात कर सकते हैं। ये इसकी अच्छा मेन क्वालिफिकेशन है। यहाँ मैट्रिक एफए बीए कोई मानी नहीं रखता, अलबत्ता अगर किसी के पास है तो वो सोने पे सुहागा है। अच्छा अच्छा, अब राय साहब। एक बात में मजीद करूं, फर्ज करें मुझे कहा जाता है कि सुबह यूनाइटेड नेशन के सामने एक एजिटेशन करना है, मैं टाई पहन के, मैं बैरिस्टर साहब अपने दफ्तर में बैठे हैं, मैं टाई पहन के उस हिसाब में जाके पब्लिक में बात करूंगा, मैंने लॉ ग्रेजुएट होगा, मास्टर किया होगा, मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकूंगा। अगर मुझ में कुछ सियासी पोजीशन है, सियासी बसीरत है, मैं एक सेकंड सर लूंगा आपका, सियासी बसीरत है, तो उस लिहाज से मैं बहुत बेहतर अंदाज में लोगों को मोटिवेट करूंगा कि तहरीक आज़ादी क्या है, हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं, मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करने के लिए हमें किस तरह अपना दर्द सामने लाना चाहिए। ये बुनियादी क्वालिफिकेशन है स्वाबदेही पोस्ट की। अच्छा अब अच्छा, एक गुजारिश करता हूँ, एक गुजारिश, मुंशी खान का आपने नाम लिया, वो इंग्लैंड में बैठा है। आपको शायद याद होगा कि
पिछली दफा जब मोदी इंग्लैंड गया था तो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में एक बड़ा एजिटेशन हुआ था, उसमें मोदी अपना मुंशी खान का भी अपना जो उसमें असर रसूख था उसके मुताबिक उसने काम आप मेरा किया। वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने आप मुंशी खान है नहीं, आप मुंशी खान है। मैं मुंशी खान नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अब हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बंदे मौजूद हैं, उनका काम ये है। सर मैं गुजारिश करूँ प्लीज मुझे एक मिनट की ना आपकी आनी है ना, देखे मैं ना आपकी आनी है ना आप मुंशी खान है, आपको आप अपने ऊपर है। अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। अच्छा जी बोले। एक सवाल का आप जवाब दे दें सर। जो आपने कहा जी सियासी कारकुन मसला कश्मीर को बहुत अच्छी तरह समझता है। राइट सर। आप सियासी कारकुन हैं, आप मसला कश्मीर को समझते हैं? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, पूरी तरह समझते हैं? मैं पूरी तरह समझ रहे हैं जी, मैं बेहतर समझता हूँ। मैं उसको डिफाइन करना, वहाँ के मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम, वहाँ के अब मेरी जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं समझता हूँ। अब आप यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो उसमें बहुत गहराई में जाना, मतलब क़यादत इलाके पाकिस्तान जो है उसमें भी बहुत सी मसलन ड्राफ्ट में बहुत सा फर्क है, लेकिन ये बातें मैं करना नहीं चाहता। जो बातें ऐसे फोरम की होती है वो इसमें नहीं की जा सकती। राय साहब मैं जिस हद तक मैं अपने हद तक ये कहता हूँ कि मैं तहरीक आज़ादी का बेहतरीन सिपाही हूँ, बेहतरीन डिफेंडर हूँ और बेहतरीन पब्लिसिटी करने वाला आदमी हूँ। मैं मकबूजा कश्मीर, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर जो हुई थी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जब जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो मकबूजा कश्मीर के लोग वो खिड़कियां खोल के देख रहे हैं कि हमारी फौज कहाँ है, उसको पूरा एक हफ्ता मकबूजा इंडिया का जो नेशनल टीवी थे सारे प्राइवेट और सरकारी सारे, उनका वो टॉप ट्रेंड रहा है। उसका डिफेंड हमने किया है, उसका डिफेंड हमने किया है। ठीक है जी। अब अच्छा राय साहब अभी आपने नहीं बोलना, फजूल की बहस और गलत नुमाइंदगी कर रहे हैं आप ना तो मुंशी खान है ना आप फारूक इधर हैं ना आप फिदा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, मैं वो नहीं हूँ, मैं डीजी का नुमाइंदा हो सकता हूँ, मैं फिदा कियानी का नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा हो सकता हूँ, फारूक हैदर का नहीं हो सकता, लेकिन मैं इन लोगों को डिफेंड करना मेरा इसलिए फर्ज बनता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट जी, अब आपने एक सवाल का जवाब देना है। अगर इसका जवाब आपने सही दे दिया आप प्रोग्राम में रहेंगे, वरना आपको प्रोग्राम में जाना होगा क्योंकि आपने मेरा वक्त बहुत जाया किया गलत आर्गुमेंट करके। अच्छा आप उसे गलत समझ रहे हैं तो शायद मैं बेहतर समझ रहा हूँ। ना आप समझते रहे, मैंने तो सबूत दिए हैं ना उनकी नालायकियों के सामने रखे हैं लोगों के। तालीम को सबूत ना बनाए ना, आप उनकी प्रोग्रेस देखें। अच्छा ठीक है, आपकी प्रोग्रेस राय साहब आप समेत पूरे अदारे की प्रोग्रेस जीरो है। रियासत जम्मू कश्मीर के ये लिबरेशन सेल ये फ्रॉड है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मैं साबित कर रहा हूँ। अच्छा आप कहते हैं आप मसला कश्मीर को बहुत अच्छा समझते हैं, सियासी कारकुन है, आप मुझे ये बताएं कि मसला कश्मीर इलाकाई मसला है या ये हक़ खुद इरादियत का मसला है, कौन सा मसला है ये पहले ये बताएं। मैं तो इसको हक़ खुद इरादियत का मसला कहूंगा, कोई इलाकाई मसला नहीं है। हक़ खुद इरादियत की तारीफ करें वो क्या है? हक़ खुद इरादियत की तारीफ ये है कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाले और मकबूजा कश्मीर में बसने वाले अपनी मर्जी से जो फैसला करेंगे उसको हक़ खुद इरादियत कहेंगे। अच्छा तो ये हक़ खुद इरादियत आपको कौन देता है? हक़ खुद इख्तियार आपको किसने दिया है? आप देखें ना, हमें आपका टीवी चैनल है, आपने मुझे बुलाया और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर आपने जिसका जवाब ना दिया आपको रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ नहीं, मैंने अपनी बात करनी है, आप मुझे हक दें बोलने का या ना दें ये आपका इख्तियार है, क्योंकि आप ऊपर सुपरमेसी पे बैठे हैं। ये आप करें। वजह ये है कि आपके दलाइल जो है ना वो मुझे उससे लगे नहीं। आपने पूरा प्रोग्राम आपने ले लिया, बैस साहब से मैंने बात नहीं कर सकी और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता होता किसी चीज का तो आप दलील से बात करते। दलील से राजा साहब आपकी तालीम कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट क्या नहीं एफए है ना, क्या नहीं एफए पढ़ा हुआ है? तो फिर आप डीजी लगने चाहिए थे ना, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, मैं इसलिए नहीं लगना चाहिए था कि उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है इस बुनियाद पे। अच्छा आप मुझे अगले प्रोग्राम में कियानी साहब को साथ लेके आएंगे, मेरे साथ वादा करके जाते हैं?
वादा नहीं करता, मैं अपने तय कोशिश करूंगा। वादा करो ना ना ना, आपने वादा ना ना, झूठ, ये झूठ नहीं चलेगा मेरे साथ। वादा करो इधर कैमरे के ऊपर। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा लैंग्वेज प्लीज देखें। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं वो बात करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। आप मुझे कहेंगे जी फलां को लाएं, लिबरेशन सेल के किसी और बंदे को लाएं, मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपना मौकफ बयान करें क्योंकि आपके खिलाफ बात की गई है, ये मैं उसको कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पाबंद नहीं कर सकता। देखिए जी, ये अभी आपने उसकी तारीफ की, अभी आप कह रहे हैं कि वो जो है नहीं आएगा। मैंने उसके उहदे की तारीफ की है, उसकी जो तजर्बे है उसकी तारीफ की है। अब खुदा कहने का नेचर क्या है उसको मैं बदल नहीं रखता। अच्छा जी, अभी मैं जाता हूँ जी बैरिस्टर साहब की तरफ। इनको हमने बहुत आदर किया, और जब आप जैसे सियासी कारकुन आएंगे बेदलीले तो वो वक्त ही जाया करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ। आप अगर मुनासिब, अगर यही अल्फाज आप समझते हैं कि आप ये कहते हैं, तो जिसमें तो मैं अपनी इंसल्ट महसूस करता हूँ कि बेदलीले। देखिए मेरी बात सुने, आपकी जो गुफ्तगू है मैं उसको भी, उसमें भी अपने कमेंट्स कर सकता हूँ कि आप ये गलत कह रहे हैं। मैं नहीं कहता आप गलत कह रहे हैं, आप अपने मौकफ को अपनी जगह पे शायद दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं अपने मौकफ, अपना मौकफ जो है मेरा जो है, मैं वो 100% दुरुस्त है। मैं अपने मौकफ, अपने रेगुलेशन सेल का मुकम्मल तायद करता हूँ कि ये ठीक काम कर रहा है। इसमें आप जिस तरह आप अपनी इन्वेस्टिगेशन है, आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि बेदलीले। इस तरह आप कहेंगे तो एक जर्नलिस्ट का जो है वो जानबदाराना रवैया शो होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़े से। अच्छा जी, बैरिस्टर, मैंने उनका माइक ऑफ कर दिया इसलिए कि वो प्रोग्राम के वो इन्होंने करना है फारूक हैदर साहब को खुश। बड़ी दलील दी मैंने उसको, और ये जब प्रोग्राम हम कोई बंदा देखेगा उसको पता चलेगा दलील क्या थी। पहली बात तो ये है बैरिस्टर साहब कि मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, ये तो एक आम सी बात है ना। मैं ये नहीं कह सकता बैरिस्टर साहब आपके बारे में कि आप एक्सपर्ट हैं, फलाएं ढमका हैं। ये तो इनकी दलील जो है मुझे समझ नहीं आई। ये मैं कोई इनके साथ मेरा कोई झगड़ा जाती नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक तो हमने आज लोगों को ये बताना है कि कश्मीर के नाम पे जो लिबरेशन सेस का पैसा इकट्ठा करके ये लोग अय्याशी करते हैं, ये कश्मीर लिबरेशन सेस है क्या? भाई साहब, इसमें काफ़ी सारी बातें आई। डेफिनेटली बात भी वहीं पे जा रही है। मैं सिर्फ आपकी पिछली जो लिस्ट देखी है, बड़ी होशरुबा किस्म की लिस्ट थी। मैं तो पॉलिटिकली तो कोई कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो बिल्कुल नाबल्द हूँ पॉलिटिक्स से। एक बात जो मेरी समझ में आई है, जो राजा साहब ने, मेरे मोहतरम भाई ने ये बात कही कि एक वो स्वाबदिती पोस्ट हैं और एक दूसरी पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट की पोस्ट हैं। ये बात इनकी हो सकती है कि अगर रिकग्नाइज, क्योंकि सेक्शन 8 इनके एक्ट का यही कहता है कि जी बोर्ड फैसला करेगा और उसके बाद बोर्ड के फैसला करने के बाद रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट, और हर रूल्स में, तमाम रूल्स में हर पोस्ट का वहाँ पे मेंशन होगा और उसकी बजटरी एलोकेशन होगी एनुअल बजट में। और उसमें इनका सोर्स ऑफ इनकम एक एनुअल बजट है जो इनके एक्ट में लिखा हुआ है, दूसरा वो सेस है जो आपने फरमाया। उस पे आने से पहले मैं सेस के बारे में जी बैरिस्टर साहब, आपका माइक ऑफ। जी बात करिएगा। जी ये राजा साहब, आपने बैरिस्टर साहब के माइक पे क्या दम कर दिया? हाँ, ये तो फिर कुव्वत तो है ना। ये बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल सच्चाई वाली बात की है ना। तो अभी मेरा माइक ऑन है ऑफ है? नहीं, आपका तो ऑन कर दिया मैंने अभी। पहले आप मेहरबानी, आपकी जरा नवाजी है, बड़ी शफकत कर रहे हैं आप। सर आपने मुझे सर दर्द कर दिया ना सर। मैं थोड़ा सा एक मजीद बैरिस्टर साहब के ऑन होने तक मैं आपको, आप ये तो अपनी प्रोग्रेस तो हमसे ले ना कि आप कर क्या रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं कर रहे, ये मेरी प्रोग्रेस मुझे नजर ही कुछ नहीं आया आपका, तो मैं क्या प्रोग्रेस लूं? नहीं, आप देखे ना, आप ये जो है ना, आप एज ए एनालिसिस देखें ना। जी आप वन वे में देख रहे हैं इस वक्त। जी बैरिस्टर साहब आ गए। सॉरी, मेरा बीच में इंटरप्शन हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि जो मेरे भाई ने ये बात कही कि 2 पोस्ट हैं, रूल्स की बात अगर आप तक पहुंच गई हो कि रूल्स का होना बड़ा जरूरी है उसमें। अगर रूल्स नहीं है तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ वाइड एब्रीशियो है
कि कैसे कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये रूल्स हैं, एक डिस्क्रेशनरी पोस्ट हैं और एक नॉन डिस्क्रेशनरी पोस्ट जो गवर्नमेंट की जो थ्रू पीएससी आती हैं, तो ये बड़ा ही इलॉजिकल और विदाउट एनी बैकिंग ऑफ लॉ है कि ऑब्वियसली जितने भी ये स्वाबदीदी पोस्ट पे लोग लगे हैं जो आपकी लिस्ट जिसमें दिखाया गया है, दे आर ऑल आर बीइंग पेड, और कहाँ से पे हो रहे हैं? फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर। और पब्लिक एक्सचेकर की मनी कहाँ से आ रही है? फ्रॉम एनुअल बजट एंड फ्रॉम दी टैक्स कलेक्टेड बाय दी गवर्नमेंट इन नेम ऑफ द कश्मीर लिबरेशन सेल। अगर ये ऐसा ही है तो स्वाबदीदी पोस्ट पे अगर हम मान लें इनकी आर्ग्यूमेंट कि ये ऐसे ही है कि वो जो मर्जी इसको रख लें, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो निज़ाम हुकूमत चलाना शायद ये एक नौकरी बन जाएगी। स्वाबदी तो वहां पे है, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर में एक मुलाजिम रखना है जिसको मैंने अपनी पॉकेट से पे करना है, किसी का लेना देना नहीं है उससे, तो फिर तो ये बात दुरुस्त मानी जा सकती है कि ठीक है आप अपनी डिस्कशन पे अपना मुलाजिम रखें। तो क्या जो चेयरमैन साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वेदर ही इज पेइंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, जो 1,17,000 से लेके 20,000 तक एक रेंज आती है और ये मिलियंस रुपीज पर मंथ बन रहे हैं, हु इज पेइंग दैट? ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं? अगर पॉकेट से पे कर रहे हैं तो फिर ना तो आपको कोई हक है ये बात पूछने का और ना मुझे क्वेश्चन करने का किसी से हक है कि हम पूछ सकें। वो अपनी पॉकेट से पे करें, ठीक है, अपने उन्होंने मुलाजिम रखे हुए रखते रहे, वो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अराइजेज कि यहाँ ये मनी जा रही है, इनके अपने एक्ट है जो 2014 में जाके पास हुआ, उसकी सेक्शन 9 बड़ी क्लियर है। उसकी सेक्शन 9 ये कह रही है कि ये इसका जो फंड है shall consist of budget as approved by the government, and second, all sums received under the head of Kashmir Liberation Cess imposed under Finance Act 1991। अब ये 1991 में जब ये एक्ट भी नहीं बना था, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर चल रहा था, उस वक्त इन्होंने पास किया, जिसको इन्होंने रिवाइज किया 2012 में, और तकरीबन हर गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट पे कश्मीर लिबरेशन सेस के नाम पे एक टैक्स लिया जाता है, आम आदमी से, मुझसे लिया जाता है, आपसे लिया जाता है, और एक मुहतात अंदाजे के तहत अगर आप वो लिस्ट 2012 के फाइनेंस एक्ट की पढ़ें तो हर रोज हर आदमी हजारों रुपए कश्मीर लिबरेशन फेस्ट के नाम पे टैक्स दे रहा है। तो अगर वो उस टैक्स से ये तनख्वाहें दी जा रही हैं तो डेफिनेटली फिर अगर पब्लिक का मनी है तो फिर पब्लिक का लॉ भी चलेगा। और पब्लिक का लॉ ये है कि जो अप्रूव्ड होगा, जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, रूल्स में जिन पोस्ट को करेगी, वो क्वालिफिकेशन रखेगी, उसका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, कंपटीशन होगा, चाहे पीएससी के थ्रू हो या डिपार्टमेंटल कमेटी के थ्रू हो, फिर ही जाके वो लोग अपॉइंट होंगे और फिर उनको पब्लिक की मनी से, पब्लिक एक्सचेकर से पैसे दिए जा सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मैं इसको उस पर रखता हूँ। जहां तक आ गया कि पब्लिक ये सेस है, सेस टैक्स इम्पोज कर दिया गया मुझ पे और आप पे, ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, इसको आप खुद डिसाइड कर लें। लेकिन उसकी लीगल बैकिंग क्या है वो सिर्फ मैं सामने आपके रखना चाह रहा हूँ। अब मैं जरा स्विच कर रहा हूँ मोबाइल जी, सुन पा रहे जी? ये आपका शायद माइक का कोई मसला चल रहा है। तो बैरिस्टर साहब जब तक आप रीजॉइन करते हैं, तो राजा शाहिद लतीफ साहब, आपको पता चला कि ये जो स्वाबदीदी पोस्टों की उन्होंने वजाहत की और उसकी वजाहत उन्होंने कर दी कि ये तो करता हूँ मैं इसको बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा हूँ। मैंने वो बात सेक्रेटरी लिबरेशन सेल के बारे में कही थी कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इस तरह खुल के बात नहीं कर सकता। मैंने इसलिए इसको दो अलग पैराए में लिखा। जो इन्होंने बयान किया मत मान यही है। यानी आप इस चीज पे एग्री हैं कि पब्लिक का पैसा कोई भी वजीर आजम आए और वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी खर्चे। आपका कैमरा ठीक नहीं है, कैमरा ठीक करें। ये डर गया ना आपसे। हाँ अच्छा, आगे अब बात करें आप। अब मैं इसमें ये बात करता हूँ, आप ये इसके 2-3 हिस्से बन जाते हैं आपके। अब देखिए लिबरेशन सेल करता क्या है, आप मुझसे वो बात पूछें। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ राय साहब, मैंने आपसे सिर्फ ये जानना था और मुझे एतराज है आपकी तकर्री पे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मेरी तकर्री पे एतराज है, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो कि मैं पहले भी मैंने ये कहा है कि हमारी जो तकर्रियां हैं स्वाबदीदी इसलिए हैं। साहब ने रीजॉइन कर लिया, 1 मिनट आप खामोश होइएगा इनकी बात। जी बैरिस्टर साहब। जी सॉरी, मैं कोई इंटरप्शन हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ। जी सर। जी
तो मैं ये कह रहा था कि सेस तो अब ये हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमसे हो रहा है। वहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों हो रहा है। अगर हमारा टैक्स, मेरा और आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं रोजाना, हर एक इंस्ट्रूमेंट की मद में हम टैक्स दे रहे हैं, तो ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उसमें तो शायद हम अपने आप को ज्यादा इल्जाम देना चाहिए कि ऑब्वियसली अंडर लॉ वी हैव गिवन दिस अथॉरिटी फॉर चार्जिंग द टैक्स अपॉन अस टू आवर रिप्रेजेंटेटिव व्हिच आर सिटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अनफॉर्चुनेटली हम तो देखते आए हैं, 13 साल से मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखता आ रहा हूँ कि ये हम लोग जब वोट देते हैं तो ये शायद ही पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा शख्स हो ये सोच के वोट दे कि ये जिस शख्स को मैं वोट दे रहा हूँ क्या इसकी इतनी कॉम्पिटेंस कैपेसिटी है कि यहाँ वहाँ बैठ के ये वो लेजिस्लेशन जो आम आदमी की बेहतरी की लेजिस्लेशन हो वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली ये तो होता नहीं है। हम तो देते हैं, किसी ने टूटी खंबे पे देने हैं वोट, किसी ने अपने ताल्लुक बरादरी पे देने हैं, किसी ने किसी और दोस्ती में देने हैं वोट। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिलता जो इस क्राइटेरिया पे वोट देता हो। तो जब वो लोग जाएंगे जिनको हमारा आइन 31(5) टू बी स्पेसिफिक ये इख्तियार देता है कि असेंबली में बैठे लोग, उनकी अप्रूवल से कोई भी टैक्स लगेगा, जब वो लोग जब टैक्स देते हैं, टैक्स लगाने की लेजिस्लेशन पास करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर कि वहां पे 2014 की जो असेंबली थी, उस असेंबली के किसी भी मेंबर ने इस एक्ट को एक दफा पढ़ा भी होगा। मुझे पूरा यकीन है कि नहीं पढ़ा हुआ होगा। अगर पढ़ा हुआ होता तो डेफिनेटली वो कहते कि जिन लोगों से मैं वोट लेके आया हूं, क्या उन पे ये एडिशनल टैक्स, ऐसा टैक्स के जिसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना, जो मेरा और आपका कंसर्न हो सकता है कि जी क्या रिजल्ट निकला है हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, जो उनके एट्रोसिटीज हैं, क्या कश्मीर लिबरेशन सेल वो एट्रोसिटीज कम करने या उसको प्रोजेक्ट करने या इनके जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उन पर पूरा उतर रहा है? तो वो नहीं उतर रहा मेरी और आपकी राय में। अगर तो क्या उन्होंने भी उस वक्त सोचा था क्या ये करेगा या नहीं करेगा? और ये आम आदमी को, उस गरीब आदमी को जो डोमिसाइल लेने जाता है, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेने जाता है, पासपोर्ट बनवाने जाता है, आईडी कार्ड बनवाने जाता है, तो उस पे हर चीज पे जो ये इनको जो चुंगी लेते हैं, हर ट्रिप पे उनसे टैक्स लिया जाता है, हर रोज हर शख्स टैक्स दे रहा है ये लिबरेशन सेस। तो क्या उसने सोचा भी है कि ये टैक्स मैं उन पे क्यों इंपोज करने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के भेजा है? क्या ये मैं उनसे पूछ के आया हूँ? क्या इलेक्शन में मैंने ये एजेंडा रखा था उनके सामने कि जी मैंने अगर मेंबर बना तो मैं जाके कश्मीर लिबरेशन सेस के नाम से एक टैक्स भी लगवाऊंगा ताकि मैं कश्मीर कॉज को मैं प्रोजेक्ट कर सकूं? क्या ये चीजें वो करके आए वहां पे? अगर वो नहीं करके आए, ना किसी ने उस पर तवज्जो दी, तो डेफिनेटली फिर हमें अपने आप को भी इल्जाम देना चाहिए कि हमने ऐसे लोगों को सिलेक्ट क्यों किया, जिन लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीजों को समझ सकें और समझ के एक्ट पास करें। अब आइन में तो लिखा हुआ है कि पास जब हो गया तो इसको तो कोई अदालत भी सेस को नहीं छेड़ेगी। ये लोगों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि ये लगना चाहिए टैक्स, तो जब लोगों के नुमाइंदे कह रहे हैं तो अदालत भी इसको नहीं करेगी, वो नहीं कर सकती क्योंकि लिखा हुआ है आइन में कि अदालत इन मामलों को नहीं छेड़ेगी। तो इसलिए मेरे राय में तो ये सेस जो है ये ठीक है, ये बड़ा जालमाना हो सकता है, लेकिन ये जुल्म शायद हमने अपने आप पे खुद किया है when we elect people हमें तारीख बताया जाता था कि जो डोगरा टैक्स लगाता था वो बड़ा जालिम था। तो ये तो जो टैक्स लगा के ये अयाशियां कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ फिर वो डोगरा ठीक था इन जालमों से। देखे ना, ये अदारा बना हुआ है ना, यही अदारा तारीख लिखता है ना डोगरे के खिलाफ, वो बड़ा जालिम था। यानी हमसे टैक्स के पैसे लेके किताबों में लिखते हैं डोगरा जालिम था, और तुमने जो टैक्स लिया हमसे उसका जब हम हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं जी स्वाबदीदी पोस्टों पे तो हमें इख्तियार है। तो हमारे टैक्स का पैसा है स्वाबदीदी पोस्ट के ऊपर, वो कोई किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जेब से तो नहीं जाता। ये तो हुकूमत के खिलाफ एक रिट भी बनती है। क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ तक टैक्स की हद तक तो शायद बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये रिट डेफिनेटली बनती है कि अगर जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 के तहत मुलाजमीन अपॉइंट होंगे, रूल्स उनके बनेंगे, सेक्शन 15 के तहत उनका क्वालिफिकेशन तय की जाएंगी, उनका क्राइटेरिया तय किया जाएगा, उनके सारी चीज़ें सिलेक्शन का एक मेयार तय किया जाएगा। अगर उनसे हट के और वो चीज़ें किए बगैर
ये लोग लगे हैं तो डेफिनेटली इन लोगों के खिलाफ को वारंटों की रेड लगती है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और को वारंटों की रेड इनके खिलाफ होनी चाहिए कि विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ये ऑक्यूपाई क्यों है पोस्टें, और ये यहाँ तक ये बनती है यहाँ तक। बाकी अगर टैक्स लगने की हद तक तो फाइनेंस एक्ट हमारे रास्ते में मौजूद है, और फाइनेंस एक्ट को असेंबली ने पास किया हुआ है और विद फुल अथॉरिटी है, तो शायद उसमें तो मुश्किल होगा कोई रिट ऐसी होना या उसके सक्सेस होना। अलबत्ता अगर बगैर कानून के ये लोग लगे हुए हैं, विदाउट मेकिंग ऑफ द रूल्स, विदाउट सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, तो डेफिनेटली इनके खिलाफ देखें जी, मैंने अभी एक स्लाइड आपको दिखाई दी कल्चर एकेडमी की, इसके अंदर ये देखें ना, आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातें और बार काउंसिल वकला इस गैर कानूनी काम और कौमी दौलत के ज़िया पर खामोश क्यों हैं? स्वाबदीदी तकर्री इतनी खुली टर्म है कि अनपढ़ शख्स को भी ग्रेड 20 में लगा दिया जाए। आज़ाद कश्मीर में स्वाबदीदी असामियों के कायद नाफिजुल अमल हैं, जिनमें स्वाबदीदी असामियों की फहरिस्त भी मौजूद है, और इसमें सेल का जिक्र नहीं है। ये कानूनी चीजें अब राजा शाहिद साहब को तो नहीं पता ना, ये तो आप और मैं जानते हैं ना। इन्होंने तो वही बात करनी है। देखे ना, जब ये आके दूसरे किसी बंदे को डिफेंड करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो आप इनकी मोतबरियत बात करने की आपको तो अंदाजा हो जाएगा। देखे ना, मैं तो हमने अपने हिस्से की बात करनी है ना सर। मैं तो अपने भाई शाहिद लतीफ़ साहब को अगर लाजमी उनको इसके जवाब में तो सिर्फ वो रूल्स, वो सिलेक्शन के जो ऑर्डर्स वो सिर्फ सामने रख देने चाहिए थे, ताकि उसके बाद आपको भी कोई मजीद क्वेश्चन करने का वो ना होता। तो मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा, नेक्स्ट टाइम वो आते हैं तो वो रूल्स जिनके तहत लगे हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, वो सामने रख दे, तो शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ना इन अपॉइंटमेंट्स को करेगा, ना इन पे कोई लीगैलिटी का क्वेश्चन उठेगा। इसका जवाब एक ही है और वो डॉक्यूमेंट्री जवाब है, वो आ जाना चाहिए और मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चंस उठते जाएंगे और इसका जवाब ज़बानी देने से मसला हल नहीं होगा। मेरी नज़र में तो यही है। देखें जी, जो ये देख लें आप, एक और चीज़, कश्मीर कल्चर एकेडमी के मुताबिक डायरेक्टर जनरल की अहलियत का पैमाना मुकर्रर है, और साथ ये भी जिक्र है कि क्वायद में तफसील होगी। क्वायद आज तक नहीं बने। डायरेक्टर जनरल क्या एक्ट के मुताबिक काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब तो कोई कानूनी बंदा देगा, राजा शाहिद साहब तो नहीं दे सकते ना। जी तो जी, इसमें बिल्कुल जाहिर है ये रूल्स बनने थे, और आपके भी इल्म में है कि बाकायदा पे गवर्नमेंट के सतह पे रूल्स मेकिंग कमेटी एक पूरी मौजूद है, अपनी जगह पे फंक्शन कर रही है। तो ये कितनी एक देर लगती है? अगर 2014 से एक्ट बना हुआ है, ये तो डेज और वीक्स का काम है, मैक्सिमम एक मंथ कर लें, रूल्स मेकिंग कमेटी में भेज दें, वो एक महीने में पूरी वो करके सिफारिशात नोटिफाई हो जाएंगी, मसला हल हो जाएगा। अब 2014 से लेके या 1987 से लेके आज तक नहीं बने। आपने जजमेंट्स का भी हवाला दिया, उस वक्त एक्ट भी नहीं था, लेकिन रूल्स फिर भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि रूल्स बनाएं। 1987 से लेके 2020 तक, आज 33 साल में रूल्स क्यों नहीं बने? ये तो मैक्सिमम 33 दिन का काम था, अगर बहुत ज्यादा भी उसको स्ट्रेच किया जाए तो नहीं बनाते। क्यों नहीं बने? हम तो किसी पे मेलाफाइड एट्रीब्यूट कर नहीं सकते, लेकिन जब इतना अननेसेसरी डिले होगा 33 ईयर्स, तो फिर आप मेलाफाइडी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई मेलाफाइडी को बदनीयती इसमें हो सकती है कि ये रूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे। अगर बनाए जाएं तो शायद ये क्वेश्चन सारा आसान, शायद लतीफ़ साहब को बड़ा आसान हो जाएगा जवाब देना, लेकिन नहीं बनाई दिए जा रहे। तो उसके पीछे रीजन यही है कि लगाएंगे तो डीजी ग्रेड 20 में जब लगाएंगे तो पूरे आज़ाद कश्मीर में जब डीजी लगता है तो उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फिर जब रूल्स बनेंगे तो उस पर ये क्वालिफिकेशन लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एफए पास जो है वो डीजी लग सकता है। तो शायद इसीलिए रूल्स नहीं बन रहे, क्योंकि उस वक्त उसके बाद फिर अपने ब्लू आइड को अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा, शायद इसीलिए नहीं बन रहे। हम तो प्रपोज यही सपोज तो हम यही करेंगे ना, हमारे पास और कोई तो वे आउट है नहीं कि क्यों आप 33 ईयर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि एफए वहां पे लिखना मुश्किल होगा आपको। जिस दिन आप एफए लिखेंगे वहां क्वालिफिकेशन रूल्स में, अगले दिन हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो जाएगी कि जी मजाक बनाया हुआ आपने 20वें ग्रेड में लगा रहे हैं, यहाँ पे इतने क्वालिफाइड आदमी को लगना चाहिए, बाकी महकमे में आपने ये रूल्स रखे हुए हैं 20वें ग्रेड के लिए, तो यहाँ एफए लिखें तो अगले दिन वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, फिर वो रास्ता बंद हो जाएगा अपने ब्लू आइड लोगों को अकोमोडेट करने का। तो रीजन तो यही लगती है। हाँ, हमारी इस बात को रिबट करे कोई आके रिकॉर्ड के साथ करे तो डेफिनेटली हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा बैर साहब, बड़ी है बात लोगों के जहन में रखते कि ये जो स्वाभिमानी पोस्टों के ऊपर लगाए जाते हैं लोग, ये हमारे टैक्स के पैसों से लगते हैं। अभी आपने उसकी कानूनी वजाहत भी कर दी और हमारे नाजरीन को ये पता भी होना चाहिए। और ये जो टैक्स के पैसे हैं रियासत का हर शहरी देता है, और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम उन पैसों के बारे में पूछें। वहाँ होता ये है
कि अवेयरनेस नहीं दी जा रही ना चीफ एग्जीक्यूटिव को। जब आप अकले कुल बना देंगे, तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो असेंबली के मेंबरान हैं, वो उनसे भी ये कश्मीर लिबरेशन सेस काटा जाता है, मगर वो तो ले लेते हैं वापस किसी न किसी तरीके से फंक्शन करके, सेल बना के, बाहर की दुनिया के दौरे करके। इस इदारे का बजट जो है बैरिस्टर साहब, वो 8 करोड़ है। 8 करोड़ में 1.5 करोड़ जो है कश्मीर कल्चर एकेडमी को देते हैं। तो कौन सा कल्चर इन्होंने आज तक प्रमोट किया? कश्मीर लिबरेशन सेल के आप एम्स को देख लें बैरिस्टर साहब, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम काम करेंगे एक्सेशन टू पाकिस्तान के लिए, प्रमोट करेंगे। अबे भाई, एक्सेशन टू पाकिस्तान कैसे होगी? अगर आप आजादी की बात कर रहे हो तो पहले आप आजाद होगे तो फिर किसी के साथ जाके जुड़ोगे ना। अब आप पाकिस्तान के आइन की 257 देखें कि वो हमें किस तरह डिफाइन करता है। वो कहता है कि प्लेबिसाइट का होने के बाद आप इस काबिल होंगे। अभी वो वक्त ही नहीं आया। इन्होंने इस सेल के मकासद में ये डाल के, ये तो पाकिस्तान को धोखा दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जी, ये वो तो पाकिस्तान के आर्टिकल 257 की बात, आपकी बात बजा है, लेकिन उससे पहले ये अपना आइन देख लें। अपना आइन क्या कहता है? जो हमारा ग्रुन नॉर्म है, उसका प्रियम्बल बड़ा वाजे तौर पे कहता है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड, जो है इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएनसीआईपी। और यूएनसीआईपी की सारी रेजोल्यूशन में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो राजा शायद लतीफ़ साहब ने बात की, हक़ इरादियत की बात की, तो वो तो इनका जो ऑब्जेक्ट ये पढ़ा इन्होंने कि टू टेक स्टेप्स फॉर एक्सेशन ऑफ स्टेट टू द जम्मू एंड कश्मीर टू पाकिस्तान इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रीएम्बल ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि पहले हम डेफिनेटली पाकिस्तान को एक्सेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंक्लूडिंग मी, मैं ऑप्ट करता हूं, लेकिन ऑप्ट करने का एक स्टेज है, दैट स्टेज विल कम। वो कब होगा? जब इंडिपेंडेंट होंगे और हमारा रेफरेंडम होगा, हमारा राइट दिया जाएगा। तो 257 अपनी जगह पे, दे शुड आर्ग्यू, द पाकिस्तानीज शुड आर्ग्यू, बट वी शुड आर्ग्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1974 कैटेगोरिकली हमें ये राइट देता कि हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी है। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की जगह इन्होंने ये बात लिखी है। बाकी ये अपनी ख्वाहिश, मेरी और राजा शायद लतीफ़ साहब की ख्वाहिश जरूर होगी कि ठीक है हम एक्सेशन करें, लेकिन ये वायलेशन है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने प्रीएम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की, जो इसका कहते हैं वो इब्तिदाइया है। अगर उसका आप 3rd 4th पैरा पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पे ये बातें लिखी हुई हैं, उसकी वायलेशन है। तो मैं तो क्लियरली इसको भी कहता हूँ कि ये शायद बगैर पढ़े इन्होंने लिख दिया। इनको प्रॉपरली इन्होंने प्रोजेक्ट करनी है कश्मीर कॉज एंड लिबरेशन ऑफ द कश्मीर, अगर वो बात करें, लेकिन इन्होंने लिख दिया, असेंबली ने पास कर लिया, तो प्रोबेबली वी मे नॉट बी एबल टू क्वेश्चन इट, इट रिमेंस इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हमारी हुकूमत का तो दायरा अख्तियार आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से बाहर नहीं है कानूनी नुक्ता नज़र से। अभी देखे ना, ये इलीगल चीज़ उन्होंने यहाँ असेंबली मेंबर भी डाला हुआ है एक ओवरसीज से, और फिर ये जो इन्होंने एक कोऑर्डिनेटर ओवरसीज का इंग्लैंड में रखा लिबरेशन सेल वालों ने, तो वो भी तो हमारे किसी का आइन कानून ज़ाब्ते में नहीं है ना। ये तो धोखा है ना आवाम के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि इसके जो एम्स हैं, जिसने भी ये एम्स बनाए हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के, वो गलत हैं। वो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं। यानी अब आप ये देख लें कि सियासी मकासद की तकमील के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आप ये बताएं कि मसला कश्मीर की वकालत हमें बाहर की दुनिया की हमदर्दी लेनी है, या जिला बाग में जाके फंक्शन करके तो वहां से लोगों को बताना है कि जी आओ पाकिस्तान से एक्सेशन करें? क्या पाकिस्तान की एक्सेशन के लिए ये अदारा बना है, या तहरीक आज़ादी कश्मीर को प्रमोट करने के लिए? कोई हमारे मैट्रिक्स होने चाहिए, कोई मेयर्स होने चाहिए ना, हमने मूव कैसे होना है। और ये बात नाजरीन की तवज्जो के लिए मैं रखता चलूँ कि स्वाबदीदी पोस्ट के ऊपर कोई भी असामी जो तकर्री की जाती है, वो आपके टैक्स के पैसों से की जाती है। उसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव को अख्तियार नहीं है कि आपके टैक्स के पैसे को वो गलत इस्तेमाल करे। अब ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल्स के एम्स जब बैरिस्टर आप देखते हैं, तो उन एम्स में ये कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट की वायलेशन को हम इंटरनेशनलाइज करेंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल जो इन्होंने बनाया हुआ है, क्या ये रिकग्नाइज है दुनिया में एज अ ह्यूमन राइट एनजीओ के तौर पे?
ये भी तो गलत है ना। यानी आपने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना है, एक इनका ये एम है, और दूसरा ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन को हमने हाईलाइट करना है। किसके सामने है? पाकिस्तान तो आपके साथ है कश्मीर लेने के लिए। देखे ना, जिसने ये सोच सोची है उसकी सोच को मैं मुबारक देता हूं। ओ भाई, उधर तुम कह रहे हो खिलाफे कानून, आइन और ज़ाब्ता एक्सेशन टू पाकिस्तान करेंगे, उधर आप तहरीक आज़ादी के लिए सेल के तहत काम करते हैं, फंक्शन आप कराते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान तो आपको पहले ही कह रहा है कि आप मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको मिलाने के लिए तैयार हूं। ना तो ये सेल एनजीओ है ना कुछ और है, ये सियासी बंदरबांट का ही अड्डा है मुझे लगता है। कानून अभी हमने डिस्कस कर दिया ना। यानी अगर आइन और कानून और ज़ाब्ते को हम देखेंगे तो वो तो नहीं है। देखे ना, एक चीज भाई साहब इसमें सॉरी ऐड करता चलूं, वो एक क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बाकियों के लिए हमारे आइन में एक प्रोविजन इन्होंने रखी हुई है कि स्टेट सब्जेक्ट के बारे में जो जहां भी होगा, ये 31 आर्टिकल 31 सब आर्टिकल 1 उसका बी है कि लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सटेंड्स टू फॉर ऑल स्टेट सब्जेक्ट्स वेयर एवर दे मे बी। तो वो इन चीज को कवर करता है कि फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज में बैठे हुए किसी शख्स को अगर लॉ ये बनाना चाहें जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको रेगुलेट हमारे आइन के तहत कर रहे हैं। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे डिफरेंट थिंग, क्योंकि होना जो भी है वो थ्रू पाकिस्तान ही होना है, क्योंकि हमारा तो फॉरेन ऑफिस है नहीं। लेकिन ऑब्वियसली ये बात है कि स्टेट सब्जेक्ट अगर एक लंदन में बैठा हुआ है तो हमारे आइन के तहत लेजिस्लेशन कैन बी मेड विच कैन रेगुलेट द स्टेट सब्जेक्ट सिटिंग इन लंदन। ये एक बात क्लैरिफिकेशन देनी थी आपको। अच्छा, तो मेरा ख्याल है बैर साहब प्रोग्राम का दौरान यहाँ बहुत लंबा हो गया, लोगों के सवाल भी हमने अभी लेने हैं। राजा साहब का माइक मैंने इसलिए बंद किया कि वो हमें बात नहीं करने देते थे, इंटरप्शन करते थे, क्योंकि सियासी कारकुन है वो। तो मैंने कहा चले मैं आपसे कोई आईनी कानूनी पोजीशन पूछ लूं, अभी मैं राजा साहब से माइक ऑन करके माजरत कर लूंगा। जी राजा साहब, पहले तो आपसे माजरत, क्योंकि मैंने बैरिस्टर साहब को टाइम नहीं दिया। तरीका ये था कि टाइम को मैं डिवाइड करता दोनों पार्टिसिपेंट के ऊपर। तो जब आप अपने मौजू से बाहर निकल गए, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर मैंने बैरिस्टर साहब को मौका देने के लिए आपको म्यूट करना पड़ा। बैरिस्टर साहब की कानूनी बातों से अगर आपको इत्तेफाक नहीं है तो वो कोई नहीं, आपका इख्तियार है। नहीं, ये आपका इख्तियार है, हम इसे माइंड नहीं करते हैं कि आप होस्ट हैं। मैं एक छोटी सी बात करूं जी। आपका जो पूरा जो सर्कल है उसमें ये है कि टैक्स के पैसे आ रहे हैं, लिबरेशन सेल खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप इस वक्त हम 3 बंदे स्क्रीन पे हैं। इस स्क्रीन पे लाने के लिए आपके साथ कैमरामैन भी है, आपके साथ लाइटमैन भी है, आपके साथ डायरेक्टर भी है, इसी तरह बैरिस्टर मायूस साहब के भी पास भी एक दो बंदे होंगे जिन्होंने इसको सेट कर दिया। मेरे साथ भी यही है, ये लोग सेट करते हैं, तब आप हमारा चेहरा सामने आ रहा है। इसी तरह लिबरेशन सेल में मौजूद जो स्वाबदीदी लोग हैं, ये इन चेहरों को सामने लाने के लिए सेट करते हैं। अब आपने कहा ना कि पाकिस्तान में जाके बात करते हैं, कि पाकिस्तान तो पहले से हमारे साथ है। अब यहाँ के 20 बंदे उठा के अमेरिका इंग्लैंड तो नहीं ले जाए जा सकते ना, वो यहाँ ही आज़ार हमदर्दी करेंगे मकबूजा कश्मीर के लोगों से। उसी की फुटेज आपको अभी मैंने ये करना है कि मेरे नाजरीन के जो सवाल है बैरिस्टर साहब, उनको मैं अकोमोडेट करता हूँ, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ जाएंगे। बहुत लंबे सवाल हैं। सैयद तसद्दुक हसन साहब ने कहा जी गुड, निज़ाम कश्मीरी साहब कहते हैं गुड, बुखारी साहब कहते हैं जी बहुत खूब, बिल्कुल दुरुस्त बात। और ये किसी ने लिखा है जी कि गवर्नमेंट आज़ाद गवर्नमेंट को एडवांस पॉलिसी के तहत खुर्शीद उस्मान साहब और डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब जैसे लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर कश्मीर इशू पर सपोर्ट करने चाहिए। ओ भाई, ये क्या लिख दिया आप लोगों ने? ये तो वो कहेंगे, ये तो ये तो दिल की बात है। इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है जी। हमें ये देखें, ग्लैड दैट ज़मान टीवी इज exposing one of many shadows organization looting resources of the innocent कश्मीरी। मुजीब काजी साहब, बिल्कुल यही हो रहा है, आपके टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज बन सकूं। उसके बाद आ गए अवाज साहब, इंसाफ से पूछें क्या लिबरेशन सेल की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बैरून मुल्क कश्मीरियों से रब्ता रखकर कश्मीर इशू को उठाएं। यूके के बाद कैलगरी कनाडा में कश्मीरियों के सबसे ज्यादा तादाद, हम पिछले 20 सालों से
बहुत बड़े मुजाहरे कर चुके, लेकिन लिबरेशन सेल ने कभी जहमत नहीं की कश्मीर इशू को किस दुनिया भर में मुनज़्ज़म किया जाए। और जी आप किसको कह रहे हैं सैयद अरशद साहब, उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ आया, उसने सारा प्रोग्राम हाईजैक कर दिया, हमें मुझे बोलने ही नहीं दिया, मुझे मौका नहीं दिया कि मैं कोई आइन कानून और ज़ाब्ते के तहत बात कर सकूं। ये ना मानू वाली मखलूक है भाई। ये अज़ाब कश्मीर नेम एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन और करप्शन, they are sucking blood of the innocent people. We need to eliminate all। असाक शरीफ साहब ये यहाँ ये भी कह गए कि वी नीड मोदी एयर। उसके बाद तालीमी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती। ये साहब क्या कह रहे हैं, ये सैयद ओ जी इनके साथ आपने देखा इन्होंने हमें प्रोग्राम सारा हाईजैक किया है। शायद साहब ने मकबूजा कश्मीर में ही क्यों गिलगित बल्तिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते? ओ भाई ये तो सैयद महमूद बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के अहम हमने आपको बता दिए हैं, तो ये गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं लेंगे, ये कभी भी लद्दाख की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ इनको कश्मीर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारी लीडरशिप एम्स और हमारी कमिलमी इस वजह से ये लोग करते हैं। रियासत के वो बाशिंदे जो 73 वर्षों से सहूलतकारी की छतरी के नीचे चले आ रहे हैं, इनके नज़दीक मसला जम्मू कश्मीर के हल की मंतक बड़ी अजीब किस्म की है। बिल्कुल जी सिकंदर खान साहब आपकी बात को मैं ऑन करता हूँ। उसके बाद हमारे सैयद तसद्दुक साहब लिखते हैं जी, इंडियंस ऑक्युपाइड कश्मीर ऑलरेडी फ्री विद द वर्क, आस्क दिस क्वेश्चन। और नहीं भाई आप मेरे सर में दर्द हो गया है, मुझे शायद साहब ने नहीं बोलने देना। सहूलतकारों के नज़दीक हक़ खुदा इरादियत की तशरीह किसी पड़ोसी मुल्क के साथ इल्हाक है, जबकि हक़ खुदा इरादियत पर कदगन नहीं लगाई जाती। हक़ खुदा इरादियत को मशरूत और महदूद नहीं किया जा सकता और ना ही इसके गिर्द पाबंदियों की दीवार खींची जा सकती है। सिकंदर साहब बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त। उसके बाद आ गया जी, फिदा क्यानी वाज अ puppet of Muslim conference. Now he is there to liberate the Kashmir. Unfortunately, this kind of morally corrupt people are the main reason of our suffering of Kashmir. बिल्कुल सही। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भाई साहब, ग्रेट। उसके बाद आ गया जी, अच्छा जी, डोगरा दौर को ये लोग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं 73 सालों से। सैयद महमूद बुखारी साहब, मैंने भी ये कह दिया आज के प्रोग्राम में कि डोगरे का आप हमें बताते थे उसने बड़ा जुल्म किया, हमसे टैक्स लेता था, तो ये जो कश्मीर लिबरेशन सेस का टैक्स लेके ये याशियाँ कर रहे हैं, इसका हिसाब तो इनसे मांगेंगे हम। ये मैंने इनको बता दिया कि मुझे तो लगता है वो फिर डोगरा बेहतर था, डोगरा इन बेगैरतों से बेहतर था। यानी ये तो चले मुझे नहीं कहना, पहले कश्मीरियों को पाकिस्तान भारत सवाब रवाया का मौका तो दे, फिर दूसरी बात आगे आएगी जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है। बिल्कुल जी, लिबरेशन के बाद ही एक्सेशन होगी। ये बैनुल-अक़वामी मयार की बात की है आपने। लिबरेशन सेल अदारा ज़ालिमी के सियासतदानों के माल बनाने का एक अड्डा है। इस अदारे से रियासती अवाम को आज तक रत्ती बार भी फायदा नहीं हुआ, दुरुस्त। उसके बाद आ गया जी, सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। राजा सईद साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, जो मैं लिस्ट दिखाई है ये सारी सियासी रिश्वत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो लिबरेशन सेल नाम के अड्डे से माल बनाते हैं, दुरुस्त सिकंदर भाई, एग्री आपके साथ। और मसला रियासत जम्मू कश्मीर एक मुनाफा बख्श कारोबार है, बस इसी बहती गंगा में जिसको भी मौका मिला खूब मुस्तफीद हुआ। अच्छा जी, कश्मीर लिबरेशन सेल, कश्मीर कमेटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर इज ऑल फ्रॉड and there to loot the taxpayer money, including our remittances from overseas Kashmiri heavy। दुरुस्त भाई साहब, अच्छा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होना था, मगर मैं टाइम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सका। राजा साहब ने मुझे मौका ही नहीं दिया, मैंने इनसे सवाल इनके बारे में किया, वो मैं मजीद गुजारिश, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके लिस्ट के हर बंदे, अभी आपको टाइम नहीं मिल सकता। मैंने
अपने नाजरीन को जो है वो अकोमोडेट कर। 4000 मरबा में हर गली में पार्टी बनाई गई। JKLF के कितने ऐसे हुए अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में हैं लोगों ने। कितनी दफा गिलगित का विजिट किया, कोई नहीं किया सर इन्होंने। गिलगित तो इनका है ही नहीं है, ये तो एक्सेशन टू पाकिस्तान के लिए कश्मीर लिबरेशन सेल बना हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया जी, ज्यादा है सेल, ये लिबरेशन सेल कम, और पता नहीं ये चले। अच्छा जी, मैंने कोशिश की नाजरीन आपके कमेंट्स को इसमें लाने की। मेरी कोशिश होगी कि किसी अगली नशिस्त में हम इसके ऊपर फिर दोबारा बात करें। आज के प्रोग्राम के दौरान यहाँ बहुत लंबा हो गया, और प्रोग्राम के दौरान मेरी राजा शाहिद साहब से थोड़ी तलखी भी हो गई, उस पर उनसे माजरत करूंगा, क्योंकि मैं टाइम डिवीजन के चक्कर में था। मगर उन्होंने एक एक लिस्ट के बंदे की जो है अच्छाइयां बयान करनी शुरू कर, ये इनका नाकाम, आपने मुझे मौका नहीं दिया। और राजा साहब मुझे मौका देंगे। अच्छा, तो अब बैरिस्टर साहब आपको मैं टाइम नहीं दे सका, और इसका इस सारे का जो जिम्मा है वो शाहिद साहब की तरफ जाता है। और शाहिद साहब को मैं ये कहूँगा कि जब भी किसी प्रोग्राम में जाएं आप ज़रूर डिफेंड करें, आपका हक है डिफेंड करना, मगर दलील के साथ, इल्मी दलील और हवालों के साथ। बाकी ये सियासी एजेंटों की तारीफें आपको नहीं करनी चाहिए, कौन क्या है। अगर आपका मेरा माइक ऑन करें ना, मुझे भी तो ये आप 1 मिनट ट्रैफिक पे, आपका माइक ऑन है। अभी मेरे सर में दर्द हो चुका है और मैं प्रोग्राम की एंडिंग देने लगा हूँ, तो अब आप मुझे 1 सेकंड देंगे ताकि मैं भी तो बात कर सकूं। जब क्लोजिंग रिमार्क्स हो जाते हैं, मैंने आपको इतना टाइम दिया और सारा टाइम आज का आपने लिया, और हमने बैरिस्टर साहब से आईन और कानून की सिर्फ 3 सवाल सिर्फ 5 सेकंड मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। नहीं, अभी सर, अभी 1 सेकंड भी नहीं दे पा रहा मैं। मेरा अब अगले मेरा प्रोग्राम होने जा रहा है, उस 2 बजे मेरा प्रोग्राम होगा, मैंने रेस्ट भी लेना है, मेरा कनाडा स्टूडियो प्रोग्राम करने जा रहा है, तो इसलिए बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। नाजरीन, प्रोग्राम की तरतीब और इसका जो बयानिया जिस तरह मैंने तरतीब दिया था नहीं हो सका। बहरहाल इसके ऊपर हमने जो अहम बात आज आपको बताई कि आपके टैक्स के पैसे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, और कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव आपके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप रिट करने का हक रखते हैं, और आप अदालत में जा सकते हैं, और इन चीज़ों को आप नोट करें कि आपकी हुकूमत और लिबरेशन सेल की कारकर्दगी हमने मुख्तसर सी दिखा भी दी कि इस अदारे के एम्स भी ठीक नहीं है, नाम भी ठीक नहीं है, और काम तो ना होने के बराबर है। तो अगर FA पास आगे कश्मीर की हिस्ट्री लिखेगा तो फिर वो हिस्ट्री ऐसी होगी जैसे अभी राजा साहब पूरे लोगों की तारीफ कर रहे थे कि जी ये तो बड़े सारे अच्छे सियासी कारकुन हैं। तो इस तरह ना इदारे चलते हैं, ना निज़ाम चलता है। तो फारूक अजद साहब, राजा शाहिद साहब ने आपकी वकालत की, मगर जब आप वीडियो सुने तो इनको ज़रूर ये हिदायत दें कि दलील के साथ, मोतबरियत के साथ दलाइल दिया करें। ये इन्होंने आज आपकी और आपकी पार्टी को डिफेंड करने के लिए हमारे प्रोग्राम का बहुत हिस्सा खा गए। जब आप वीडियो सुनेंगे तो आप देखेंगे कि राजा साहब ने अपनी बात करने के बजाय दीगर लोगों की तारीफें शुरू कर दी, जो मेरे ख्याल में एक मुनसिफाना गुफ्तगू के ज़ुमरे में नहीं आता। नाजरीन, अभी हमारा कनाडा स्टूडियो प्रोग्राम करने जा रहा है, मैं स्लाइड पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जुड़े रहिएगा। कनाडा से हमारे साथी सैयद तसद्दुक साहब प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के 396 दिन और हमारी आज़ादी की मंजिल। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी अहम खूबी ये है कि इस प्रोग्राम में हमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर से सलीम नाना जी ज्वाइन करेंगे, जो हमें मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने होस्ट खुर्शीद ज़मान अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। बैरिस्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू। आपका प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए आईनी कानूनी रहनुमाई बहुत ही सूदमंद रही।
और मेरी तशरीह अभी बाकी है। बहुत सारे कानूनी पॉइंट आपसे मैंने जानने थे, मगर वो हम चूँकि हमारा वो सिस्टम उस तरह जा नहीं पाया, तो लिहाजा आप सबका शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम कनाडा स्टूडियो होगा, हमारा सैयद तसद्दुक साहब ये प्रोग्राम करेंगे, और अभी मैंने आपको वो एडवर्टाइज भी दिखाई। नाजरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। राजा साहब, गलती कोताही माफ़ी, और अमायो मिर्ज़ा साहब, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।